नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से दिल्ली से देवघर जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर यह इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हैदराबाद में मिली थी फ्लाइट में बम होने की सूचना, जिसके बाद में लखनऊ में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। सूचना के बाद संदेह के आधार पर लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बम निरोधक दस्ते ने फ्लाइट को चेक किया। फ्लाइट में बम होने की सूचना देने वाले व्यक्ति को हैदराबाद में गिरफ्तार भी किया गया। बम की सूचना मिलते ही यात्रियों के हाथ पैर जो है वो फूल गए थे। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर फ्लाइट को चेक करने के बाद उसे वापस रवाना किया गया। यानी कि जो ये खबर थी, जो सूचना थी, वो झूठी थी, सिर्फ अफवाह के तौर पर यह फैलाई गई। नीलेश अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस फ्लाइट को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि दिल्ली से देवघर जा रही जो फ्लाइट थी उसको इमरजेंसी लैंडिंग के लिए चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में उतारा गया था। सूचना थी कि जो फ्लाइट दिल्ली से देवघर जा रही थी उसमें बम है। जब ये सूचना जो फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे यात्री उनको मिली तो कहीं ना कहीं यात्री पूरी तरीके से परेशान हो गए, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग कराने के बाद बम निरोधक दस्ते ने पूरे फ्लाइट को चेक किया। चेक करने के बाद वापस जो है फ्लाइट को देवघर के लिए रवाना कर दिया गया है। लेकिन जो सूचना जो हैदराबाद से दी गई थी कि दिल्ली से देवघर जा रही फ्लाइट में बम है, उस व्यक्ति को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। आखिर उस व्यक्ति के क्या मंसूबे थे, क्यों इस तरीके की बड़ी अफवाह फैलाई गई? क्योंकि अगर फ्लाइट हवा में उड़ रहा होता है और उस समय जब इस तरीके की कोई सूचना मिलती है तो कहीं ना कहीं यात्रियों के अंदर एक दहशत का माहौल बनता है। उस समय दहशत में किसी यात्री की जान जोखिम में भी पड़ सकती थी। उसके बावजूद इस तरीके की सूचना दी गई है तो सूचना देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कड़ाई से पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या कारण था जो इस तरीके की सूचना दी गई और कितनी सच्चाई थी, क्यों ये दहशत का माहौल बनाने का काम किया गया है। तो इस पर पूछताछ कर रही हैं जांच एजेंसियां। फिलहाल जो फ्लाइट थी उसको देवघर के लिए रवाना कर दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश। वहीं यूपी विधानसभा का बजट सत्र 2023 शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला। सपा नेता शिवपाल यादव के नेतृत्व में सपा विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि सरकार ने विपक्ष को शालीनता का परिचय देने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा नेताओं को संयम और शालीनता का परिचय देने को कहा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र शुरू हुआ। फिर हंगामे को देखते हुए कल तक के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया है। अमृतकाल के प्रथम वर्ष में भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता किया जाना सौभाग्यपूर्ण है। इसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाली 200 से अधिक बैठकों में से 11 बैठकों का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए G20 सम्मेलन की बैठक की मेजबानी प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे, संस्कृति और विरासत को वैश्विक समुदाय के 100 से अधिक सुधार लागू किए हैं। सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को 400 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है। निवेशकों के सहायतार्थ MOU पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन निवेशक प्रबंधन पोर्टल निवेश सारथी विकसित किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स श्रेणी में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट माह फरवरी 2018 में आयोजित किया था, जिसमें प्राप्त निवेश के प्रस्तावों को 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन के साथ जमीन पर उतारते हुए लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है तथा अधिकांश इकाइयों में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के समग्र विकास हेतु यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 में भागीदारी के लिए विभिन्न देशों से संपर्क किया गया तथा निवेश प्रोत्साहन हेतु विभिन्न देशों के 21 शहरों तथा देश के प्रमुख नगरों मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़ आदि में रोड शो आयोजित करके प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित किया गया। नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस द्वारा इस आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता की गई। दुनिया के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें
शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का निवेश के महाकुंभ का स्वरूप प्रदान किया। तो विधानसभा का सत्र स्थगित होने के बाद सदन से बाहर आने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के सवाल का जवाब दिया। कहा सपा का प्रदर्शन उनकी अमर्यादित व्यवहार है, उत्तर प्रदेश में निवेश की बहार है। समाजवादी पार्टी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति किस प्रकार का भाव रखती है, प्रदेश की जनता ने पास से देखा है। हम सबको संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, महामहिम राज्यपाल के प्रति, जो उत्तर प्रदेश का विकास का खाका प्रदेश की जनता के सामने सदन के माध्यम से रख रही थी, जिस ढंग से शोर शराबा किया गया, काफी दुखद है। प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को इनके कुकृत्यों के कारण कभी माफ नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने आज कहा कि योगी आदित्यनाथ बाहरी है, इसलिए देखिए, हमारी सरकार लगातार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आज प्रदेश में जो नैरेटिव था बदल चुका है, विमर्श बदल चुका है। आज प्रदेश को सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला प्रदेश, सर्वाधिक बिजली देने वाला प्रदेश, बेसिक शिक्षा के सभी स्कूल हमारे कायाकल्प योजना में व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। पंचायत भवन डीएम कार्यालय से बेहतर बने हैं पूरे प्रदेश में। मैं कह सकता हूं प्रदेश में इस समय आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 लाने के लिए पूरे राष्ट्र में काम चल रहा है और उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बढ़ता हुआ प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के लोगों में जुनून है और हम उनके जुनून को सैल्यूट कर। वहीं सत्र के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के प्रदर्शन पर सरकार के कामकाज पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान हंगामा था, उसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। वो हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल ही नहीं, वो एक महिला भी है। तो समाजवादी पार्टी का महिला विरोधी चरित्र भी उजागर हुआ है और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, हंगामा ही उनका मुद्दा है। हंगामा करना, बवाल करना और कोई बिना मुद्दे के सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम करना, ये समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की है। वहीं सत्र स्थगित होने के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनवाते हैं आपको। आपने बाहरी की बात की है कि योगी आदित्यनाथ जी बाहरी से जनगणना। देखिए, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में जाति जनगणना हो, बहुत सारे दल इस पक्ष में है कि जाति जनगणना हो। न केवल प्रदेश में, देश में बहुत सारे दल हैं जो ये चाहते हैं जाति जनगणना हो और बिहार ने एक उदाहरण पेश किया है। हालांकि समाजवादियों की सरकार बनी होती तो उत्तर प्रदेश में अभी तक जाति जनगणना हो गई होती। ये बीजेपी वाले अंधे हैं क्या या बहरे हैं? नेताजी से लेकर के जितने भी दक्षिण भारत के नेता थे, सदन में जिस समय जनगणना शुरू होने जा रही थी उस समय इस बात को रखा गया था और उस समय की सरकार ने यह स्वीकार किया था कि जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े आज तक जनता के सामने या किसी के सामने नहीं आए। फिर एक बार जनगणना शुरू होने जा रही है, हमारी मांग है और अगर दिल्ली सरकार नहीं करती है तो प्रदेश स्तर पर इसकी जनगणना हो। वहीं बजट सत्र शुरू होने से पहले अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर सीधा निशाना साधा और कहा कि जातीय जनगणना से सीएम योगी भाग रहे हैं क्योंकि सीएम योगी बाहरी हैं। ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जातीय जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले दिन बजट सत्र का आगाज हो गया और यूपी बजट सत्र शुरू होने से पहले सपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन बुलडोजर लेकर टहल रहा है और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, अखिलेश यादव ने का कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है बुलडोजर लेकर टहल रहा है, ऐसे में इन्वेस्टमेंट की बात की उम्मीद कैसे की जा सकती है? देखिए, चाहे केंद्र की सरकार का बजट हो या उत्तर प्रदेश की सरकार का बजट हो, जनता को रास आ रहा है और जनता चूंकि इस बजट को सराहेगी, जिस तरह से आदरणीय वित्त मंत्री जी ने केंद्र सरकार में बजट पेश किया है, उसी प्रकार से उस बजट की खूबियों के लिए जनता तक न पहुंचे, इसलिए इस प्रकार के अखिलेश जी कृत्य कर रहे हैं, शोरगुल मचा करके, व्यवधान पैदा करके, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है।
और जहाँ तक बुलडोजर का सवाल है, तब मैं कहूँगा कि 2017 से पहले का इतिहास उठा करके अखिलेश जी देखें, उनकी शासन में क्या हो रहा था, जिस तरह से गुंडागर्दी, जिस तरह माफियागिरी और जिस तरह अपराध बढ़ रहे थे, और उसको कंट्रोल करने के लिए योगी जी काम करते। तो मैं कह सकता हूँ कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई है, और बुलडोजर वहाँ चलता है जहाँ बुलडोजर चलने की आवश्यकता है। बुलडोजर हमारे दो प्रकार के हैं, एक बुलडोजर चलता है अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसों की अवैध भूमि पर, और एक बुलडोजर होता है जो विकास की लगातार काम करता है। अब इनको कौन से बुलडोजर से दर्द लगता है? मुझे लगता है ना विकास से दर्द होना चाहिए, ना अपराधियों में बुलडोजर चलने से होना चाहिए, और होता है तो अखिलेश जी से पूछिए। सर, जिस तरीके से जो एजेंसियां हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं, तो ईडी का जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये अमृतकाल नहीं है, ये अघोषित आपातकाल है। किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस पार्टी के इस बयान को? देखिए, देश का आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार मनाने का आह्वान किया है, और G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, दुनिया के वो 20 देश यहाँ पर आ रहे हैं, 9 देशों को हमने इनवाइट भी किया है, लेकिन ये सब इनको रास नहीं आ रहा है। इनको अमृतकाल तभी दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, 2004 से 14 की भ्रष्टाचार जो हो रहे थे, न जाने कितने भ्रष्टाचार में जेल गए थे, 11.5 लाख के भ्रष्टाचार घोटाले इनकी सरकार में पकड़े गए थे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की शासन चाहते हैं तो इनको मुबारक। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री ने वायदा किया था जनता से, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित समाज के लिए, हमारे पिछड़ा वर्ग के लिए, वंचितों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, तो पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि 2024 में सारे वर्ग, देश की पूरी जनता माननीय मोदी के साथ है, और हम फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार 2019 से भी ज्यादा प्रचंड से बनाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, और जिस तरीके से तमाम मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, मार्च की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में काफी फोकस रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, किस तरीके से तैयारी है, क्या कुछ तैयारियां? देखिए, 2024 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा डेवलपमेंट। हर क्षेत्र में जिस तरह से विकास हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर लोगों को दर्द है तो अपना मुद्दे उठाते रहे। ये योगी और मोदी का भारत है। मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम विकास की वो रफ्तार से काम करना चाहते हैं, तो दुनिया और हमसे प्रेरणा ले। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम उस तरीके से काम कर रहे हैं कि दुनिया भारत से प्रेरणा ले रही है। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे वहीं लखनऊ में शिक्षा मित्रों के महासम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर पहुंचे। बता दें कि आज पूरे प्रदेश भर में शिक्षा मित्र रमाबाई अंबेडकर मैदान पहुंचे हैं, जहां पर कौशल किशोर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की, वो आपको सुनाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र पहुंचे। हमारे साथ से कौशल सांसद जी हैं। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये सांसद पहुंचे हुए हैं यहाँ पे शिक्षा मित्र आज अपनी मांगों को लेकर के, क्या देखिए, ये आज शिक्षा मित्र, सभी शिक्षा मित्र एक महासम्मेलन कर रहे हैं योगी जी की सरकार के समर्थन में, मोदी जी की सरकार के समर्थन में। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत पंच प्रण पूरा करना, विकसित भारत बनाना, योगी जी का उद्यमी प्रदेश बनाना, विकसित प्रदेश बनाना और शिक्षित प्रदेश बनाना, उसके नीतियों को, योगी जी की, मोदी जी की नीतियों को समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए और मुझे बुलाया है। उसी कार्यक्रम में मैं भी शामिल होने का काम किया हूँ। काफी लंबे समय से अगर देखा जाए तो शिक्षा मित्र जो हैं अपने मांगों को लेकर के लगातार जो है प्रदर्शन भी किए थे पिछली अगर इसी सरकार की अगर बात करें तो आज फिर महासम्मेलन कर रहे हैं। देखिए, लोगों के बहकावे में भटक गए थे हमारे शिक्षा मित्र और सही लड़ाई को लड़ नहीं पाए, और आज जब शिक्षा मित्रों की समझ में आया कि हम कहाँ बहक रहे थे, तो आज योगी जी और मोदी जी की नीतियों का समर्थन करने के लिए खड़े हुए। कोई भी डिमांड नहीं है, पूरे प्रदेश से शिक्षा मित्र चल के आए हैं बगैर किसी डिमांड के, सिर्फ एक बात पर कि हम योगी जी की और मोदी जी की नीतियों का समर्थन करके जनता के नीचे तक ले जाएंगे। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, शिक्षित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश, उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाने का काम करेंगे और सरकार के साथ खड़े रहने का काम करेंगे। ये लेकर के यहाँ पर आज सब लोग सम्मेलन करने का काम कर रहे हैं। मैं शिक्षा मित्रों का स्वागत करता हूँ इस बात के लिए। आज इनके चेहरों पर मुस्कान दिखाई देगी? चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, देख लीजिए, सभी के चेहरों पे मुस्कान दिख रही है, बगैर किसी डिमांड के चेहरों पर मुस्कान है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, और ये चेहरे पर मुस्कान हमेशा के लिए बनी रहेगी, हमेशा के लिए बनी रहेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में सांसद
कौशल किशोर जी का कहना है कि इन शिक्षा मित्रों के चेहरे पे मुस्कान हमेशा के लिए बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आज ये महासम्मेलन किया जा रहा है, उस महासम्मेलन में प्रतिभाग किए हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज। गाजीपुर के जिला अधिकारी आर्यका अखौरी, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बैरकों की सघन तलाशी भी ली गई, साथ ही अस्पताल की भी चेकिंग की। तो गाजीपुर में डीएम और एसपी ने औचक निरीक्षण किया है जेलों में पहुंच के, और जो अस्पताल बने हैं उसका भी औचक निरीक्षण किया गया। वहां पहुंच करके सघन चेकिंग की गई, अस्पताल की भी इस दौरान चेकिंग की गई। तो जिला कारागार का ये औचक निरीक्षण किया गया है डीएम और एसपी की तरफ से। डीएम और एसपी ने यह औचक निरीक्षण किया है। जिला कारागार पहुंचकर गाजीपुर में जो जिला कारागार है वहां अचानक पहुंचे और औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो बैरक हैं वहां की सघन तलाशी ली गई। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आसिफ अंसारी जुड़ गए फोनलाइन पर। आसिफ, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल बताते हैं। जिलाधिकारी आर्या अखौरी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उसमें तमाम खामियां देखा गया, मतलब दवा उसमें पाया गया। तमाम ऐसी चीज जो है कि उसमें निरीक्षण किया गया। सिर्फ दवा उसमें जो ज्यादा लोग उसमें दवा के लिए जो अस्पताल में भर्ती थे उसको दवा वितरण किया गया, और तमाम ऐसी जो जिसकी तबीयत खराब थी उसमें दवा बांटा गया। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आसिफ। और 4 के चक्रव्यूह में अब अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर तेज रफ्तार कार अचानक से पलट गई। डिवाइडर से टकराकर ये कार पलटी है। सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत भी हो गई, वहीं 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खुर्जा में नेहरूपुर चुंगी पर यह सड़क हादसा हुआ है। तो डिवाइडर से टकराकर ये कार पलटी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खुर्जा में नेहरूपुर चुंगी पर यह सड़क हादसा हुआ है, जहां एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई और हादसे में एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है। वहीं अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं अमेठी में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित कार पुलिया से टकराते हुए पलटी। कार पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ भी रेफर किया है। मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के शाहगढ़ चिलबिली रोड पर इकसारा के पास की ये घटना बताई जा रही है। चार के चक्रव्यूह में अब अगली खबर है अलीगढ़ से, जहां पर नुमाइश में मोबाइल चोरी करने वाले युवक की जमकर पिटाई की गई है। मोबाइल चोर की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है। नुमाइश में मौजूद लोगों ने मोबाइल चोर की जमकर धुनाई कर दी। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के नुमाइश मैदान की यह घटना है, जहां पर एक युवक को मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद में उसकी जमकर पिटाई की गई। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के नुमाइश मैदान की यह घटना है। अलीगढ़ के बाद अब अगली खबर है आगरा से, जहां पर नाई की मंडी पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। यहां पर बताया जा रहा है कि मामूली सी बात पर हुए झगड़े पर बौखलाई पुलिस ने बारात में आए एक युवक को बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, अपने बेटे से मिलने गए थाने गई मां के साथ भी मारपीट की गई। तो पुलिस का अमानवीय चेहरा ये इस वक्त सामने आया है आगरा से, जहां पर पुलिस ने एक युवक को बेरहमी से पीटा है, और जब उस युवक की मां थाने पहुंची अपने बेटे से मिलने, तो उस मां की भी पिटाई की गई। पुलिस का मानवीय चेहरा इस वक्त सामने आया है। पूरा मामला आगरा से बताया जा रहा है।
वहीं बागपत में दबंगों की दबंगई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि दबंग कैसे युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित ने सीएम योगी से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला बिनौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं हरदोई में दबंगों की दबंगई इस कदर चरम पर है कि दबंगों की दहशत के चलते गांव से एक पूरा परिवार पलायन करने को मजबूर हो गया। पीड़ित परिवार बीते कई दिनों से गांव छोड़कर अपनी रिश्तेदारी में रहने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की भी बात कही है। तो दबंगों की दहशत के चलते रिश्तेदारी में ये पूरा पीड़ित परिवार रह रहा है और ये पीड़ित परिवार इस वक्त पलायन करने को मजबूर है। दबंगों की दबंगई किस कदर वहां पर हावी है ये आप देख सकते हैं। हरदोई से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पीड़ित परिवार इस वक्त गुहार लगा रहा है मुख्यमंत्री से। सहारनपुर के थाना सरसावा इलाके के रायपुर में एक मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्षों के लोगों में धारदार हथियार चले। एक पक्ष ने फायरिंग का आरोप लगाया। दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बाकी और किसी का शुरू कर गई थी, किसी का पास में बस भाग के बस यही हमको गोल्ड लगी वहाँ चलाई थी, वहाँ से मारे में टोलने बजाय अंदर। तो मामूली सी बात को लेकर दोनों पक्षों में ये पूरा विवाद हुआ। दोनों पक्षों के लोगों ने धारदार हथियार चलाए। सहारनपुर का ये पूरा मामला सामने आया है। मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।